नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश की राजनीति, देश की सियासत इतने नीचे आ चुकी है कि आप किसी नेता की बात पर एतबार नहीं कर सकते, किसी नेता की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। पूरी की पूरी जो नेता की नस्ल है वो अनरिलायबल हो चुकी है, ऐसा लगता है। अब अगर आप नीतीश कुमार का ही हाल देखिए आजकल, कहां तो एक ऐसे समाजवादी नेता, एक ऐसे कद्दावर नेता जिन पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, और कहां उनकी हाल की जो सियासत है, एक ऐसी सियासत लगता है कि नीतीश कुमार जैसे होश में ही नहीं है, बेहोशी के आलम में फैसले हो रहे हैं। कोई मशवरा देने वाला नहीं, कोई सलाह देने वाला नहीं, सही बात बताने वाला नहीं, और उनके जितने भी फैसले हैं, जितने भी सियासत में वो जो रुख ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार का दोस्तों आजकल जो मिजाज है, उनका जो आलम है, जिस तरह से उनके हर फैसले इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं तमाम करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसे रास्ते पर निकल चुके हैं जहां सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं है। और यहां पर मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है जो नीतीश कुमार पर एकदम फिट बैठता। अगर आपकी इजाज़त हो मैं शेर पढ़ूं कि मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। जी हाँ, कहाँ तमाम करूं। बिहार की मौजूदा सियासत, इंडिया अलायंस को कहाँ तमाम करूं। अब दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए जो मैंने आज तल्ख बातें कही, उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि यही शख्स नीतीश कुमार कुछ महीने पहले तक पब्लिकली बोल रहे थे, सार्वजनिक तौर पर बोल रहे थे, कैमरे के सामने बोल रहे थे कि मुझे मर जाना कबूल है, मर जाना मुझे कबूल है, लेकिन मोदी के साथ जाना मुझे कबूल नहीं। मर जाऊंगा लेकिन अब दोबारा मोदी और शाह के साथ नहीं जाऊंगा। यह शख्स कुछ महीने पहले तक इस तरह की कस्में खा रहा था कैमरे पर। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। और यही नीतीश कुमार जो कल तक कह रहे थे कि मर जाना कबूल है लेकिन इनके साथ जाना कबूल नहीं, वो अब उन्हीं के साथ जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो जैसे मन बना चुके हैं कि मोदी के साथ ही जाना है, तेजस्वी को, इंडिया अलायंस को, सबको डिच कर देना है। क्योंकि जिस तरह की खबरें इस वक्त हैं हिंदुस्तान में, टीवी पर, अखबार में, वेबसाइट में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, वो खबरें चीख चीख कर कह रही हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द बीजेपी के साथ जा रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी के सपोर्ट से बनेंगे। यानी कहीं ना कहीं इस आदमी ने कुछ ही दिन में अपने ही वायदों का गला घोट दिया। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। अब एक तरफ अगर नीतीश कुमार का यू टर्न है तो दूसरी तरफ यू टर्न एक और साहब भी ले रहे हैं। जी हाँ, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह भी कुछ महीने पहले तक, कुछ अरसे तक वो भी चीख चीख कर नीतीश कुमार की तरह कुछ बातें कर रहे थे। वो चीख चीख कर कह रहे थे, बिहार में पब्लिक के बीच में, भीड़ के सामने, रैलियों में अमित शाह कह रहे थे कि चाहे कुछ हो जाए, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। हमेशा के लिए, जी हां, हमेशा के लिए बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और कुछ समय पहले तक जो दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए गए थे, आज ऐसे लगता है कि बीजेपी ने वो दरवाजे फिर से खोल दिए। और किसी नेता ने, उनके बीजेपी के किसी नेता ने ठीक ही कहा कि दरवाजे जो बंद होते हैं वो खुलने के लिए होते हैं, और जो दरवाजे खुले होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। यानी बंद और खुलना ये सियासत का एक हिस्सा है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार अपने ही विचार पर फिर से चिंतन मनन करेंगे, फिर से सोचेंगे,
कोई उनको मशवरा देगा, कोई उनको इस बेहोशी के आलम से बाहर लाएगा और सच्चा मशवरा देगा, सलाह देगा कि ऐसा मत करिए। आप कहीं ना कहीं सूत्रधार रहे इंडिया अलायंस के, आप जैसे सूत्रधार ये गला घोट देंगे तो फिर क्या रह जाएगा एतबार आपका राजनीति में। हो सकता है कि नीतीश कुमार, बहुत कम चांसेस हैं, कोई चमत्कार ही है जो अब नीतीश कुमार को फैसला वापस लेने के लिए प्रेरित कर सकता हो, कोई चमत्कार। लेकिन मुझे कोई बहुत चमत्कार दिखता नहीं है फिलहाल। जिस तरह की खबरें बिहार से आ रही हैं, जिस पर हम एक्सपर्ट के साथ आज डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात यह भी सही है कि कहीं ना कहीं इस गुजरात लॉबी ने नीतीश कुमार की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जहां नीतीश कुमार मचल गए, या नीतीश कुमार जहां अपने को नियंत्रित नहीं कर पाए। नीतीश कुमार की ऐसी कमजोर नस पकड़ी गई कि यू टर्न लेने के अलावा नीतीश कुमार के पास जैसे कोई विकल्प ही नहीं बचा था। तो दोस्तों, गोदी मीडिया तो आजकल एक ही टारगेट पर लगी हुई है, किसी तरह से इंडिया गठबंधन को कमजोर कर देना, और जो नीतीश कुमार हैं, जो सूत्रधार हैं, उनका चीरहरण कर देना। और अगर आप गोदी मीडिया की खबरों पर यकीन करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं। मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाकायदा नीतीश कुमार 2 दिन 3 दिन के बाद शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की, मोदी जी के आशीर्वाद से। लेकिन इस खबर के पीछे एक खबर और भी है, और वो खबर ये है कि पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी को लग रहा था, अमित शाह को लग रहा था कि बिहार जैसे उनके लिए फंसता चला जा रहा है। बिहार में जिस तरह से फैसले ले रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलकर, चाहे वो 2 लाख रुपए गरीब परिवार को देने की बात हो, हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपए देना, या फिर लाखों नौकरियां दोनों हाथ से बांटी जा रही थी, और नौकरियां इस तरह बांटी जा रही थी कि उत्तर प्रदेश और बंगाल और हर जगह के लोग बिहार में नौकरियां ले रहे थे। जो बिहार मुंबई जाता था, चेन्नई, बेंगलोर जाता था, इस बार उल्टी धारा बह रही थी। लोग बाहर से बिहार आ रहे थे नौकरी के लिए, और हजारों नौकरियां लोगों को मिली। इसके अलावा जो उनका कास्ट सेंसस था, उसने भी मोदी के कमंडल को कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया। मोदी को लग रहा था कि वो बिहार में फंस रहे हैं, और इसलिए कुछ महीने पहले ऑपरेशन नीतीश शुरू किया गया, ऑपरेशन नीतीश। और इस ऑपरेशन नीतीश का जो फोकस था वो 2 पार्ट में था। पहला पार्ट था कि किसी न किसी कीमत पर नीतीश कुमार को, चाहे बरगला के, बहला के, फुसला कर, दुखती रग पकड़ के, कमजोर नस पकड़ के नीतीश कुमार को वापस लाना एनडीए में। भले ही लालू के साथ झगड़ा करा दिया जाए, लल्लन सिंह को थोड़ा अलग कर दिया जाए, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, व्हाटएवर, नीतीश कुमार को वापस लाना। इसके लिए कुछ लोग लगाए गए। जी हाँ, उन्हीं की पार्टी में कुछ लोगों को टारगेट किया, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो था पार्ट 1 ऑपरेशन नीतीश का, नीतीश को एनडीए में लाना। और पार्ट 2 था कि अगर नीतीश अलग हो जाते हैं तो हो सकता है कहीं तेजस्वी इमर्ज करके ना आ जाए, कहीं तेजस्वी के साथ चिराग पासवान ना शामिल हो जाए, कहीं ये जो यंग फोर्स है, यंग लीडर्स हैं, विक्टिम कार्ड के जरिए फिर पासा ना पलटते। तो तेजस्वी को भी डिस्टर्ब करना एक ऑब्जेक्टिव था, और इसलिए ऑपरेशन ईडी स्टार्ट किया गया। पार्ट 2, तेजस्वी के पीछे ईडी को छोड़ा गया। तो एक तरफ नीतीश कुमार को लाना, जिसमें कामयाबी मिल रही है नरेंद्र मोदी को, और दूसरा ईडी को तेजस्वी और लालू परिवार पे छोड़ देना, और वो छोड़ दी गई है। बयान होने जा रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जो दांव चलना चाहते थे, वो दांव कामयाब होते हुए दिख रहा है। और दोस्तों, आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, और बिग क्वेश्चन ये है कि क्या नीतीश कुमार कुछ मोहरों के खेल में फंस गए थे? वो मोहरे जो गुजरात लॉबी के लिए बैटिंग कर रहे थे पटना में, क्या उन मोहरों के खेल में, ट्रैप में नीतीश कुमार फंस गए थे? और क्या इसी ट्रैप के चलते उनके रिश्ते लालू से अलग हुए या अलग करवाए गए, दरार डाली गई? क्या ललन सिंह को भी कहीं ना कहीं इसलिए दूर किया गया या भड़काया गया नीतीश कुमार को क्योंकि ललन सिंह को भी किनारे करना चाहते थे? क्या इसके पीछे कोई खेल था, कोई साजिश थी, कोई षड्यंत्र था जिसकी डोर कहीं ना कहीं दिल्ली में किसी के हाथ में थी? और एक और अहम सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या नीतीश कुमार को बेहोशी के आलम से कोई होश में ला सकता है? होश में ला सकता है और अपने होशो हवास में वो मोदी के साथ दोबारा जाने की
कोशिश ना करें, वो इंडिया गठबंधन में ही रहें। क्या नीतीश कुमार अपना फैसला बदल सकते हैं? कि अभी भी वक्त है कि वो इंडिया गठबंधन में रहें? इंडिया गठबंधन को क्या सलामत रख सकते हैं नीतीश कुमार? ये भी बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है एक सवाल छूट गया कि नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं मदहोशी में है, क्या इनका साथ मोदी को महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? जिस तरह से वो यू टर्न ले रहे हैं, कि इनका साथ महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? और इन सवालों को लेकर हम सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास, अशोक वानखेड़े टाइगर और अभिषेक कुमार। जी हाँ, अभिषेक कुमार जो आपको ग्राउंड जीरो बिहार से रिपोर्ट देंगे, और टाइगर जो निर्भीक और बेबाक बताएंगे कि वो कौन लोग थे, कौन मोहरे थे जो परेशान कर रहे थे नीतीश कुमार को, जिसके ट्रैप में कहीं ना कहीं नीतीश फंस गए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े और अभिषेक कुमार के पास। पहला सवाल टाइगर आपसे। टाइगर, क्या लगता है कि क्या गुजरात लॉबी ने वाकई खेल कर दिया? क्या नीतीश कुमार को वाकई कहीं ना कहीं बरगला दिया गया? और क्या गुजरात लॉबी के लोग नीतीश कुमार की सरकार में थे? क्या कुछ आस्तीन के सांप आपको दिखते हैं? दीपक भाई, हमने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वहां पे बहुत सारे आस्तीन के सांप है। एक आध का तो नाम भी हमने लिया था। बहुत सारे आस्तीन के सांप ऐसे भी हैं कि जो वहां पे बीजेपी से साथ में आए थे, लेकिन बीजेपी का संबंध उनका टूटा नहीं था। वो लगातार मोहन भागवत से किसने मिलाया नीतीश कुमार को? कौन नीतीश कुमार को लगातार एश्योरेंस दे रहा था कई बातों का? लल्लन सिंह, जिनका नीतीश कुमार का बहुत ज्यादा विश्वास था, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। ये बातें किसने मीडिया में दी? इसके पीछे कौन है? ये लोग क्यों लल्लन सिंह को दूर करना चाहते हैं नीतीश से? जो नीतीश के हितैषी हैं, जो नीतीश का भला चाहते हैं, जो नीतीश को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, उन तमाम लोगों को एक करके दूर कर लिया गया और इन कोटरी ने नीतीश को घेर लिया। और क्या ये बीजेपी का गेम? देखिए, बीजेपी गलत नहीं कर रही, मैं इस बात को भी रेखांकित करूं। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, उनके लिए 2024 का चुनाव जीना या मरने का है। वो सारे शस्त्र अस्त्र निकाल लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसे में जब एक किला ढह नहीं रहा है, ये बहुत पुराना प्रतीक है, आप सालों से देखिए, जब आप किसी शत्रु से या किसी लड़ाई में जब आप अपने सामने वाले से जब आप निपट नहीं पाते, तो फिर आप पीछे कोई गद्दारी का रास्ता ढूंढते हैं कि कौन है जो अंदर जाके पॉइजन दे के आएगा, कौन है जो अंदर जाके माहौल बिगाड़ के आएगा, कौन है अंदर जाके एक ऐसा गद्दारी का काम करेगा जिससे हमारी ये जीत आसान होगी। जब नीतीश टूट नहीं रहे थे, एक सेकंड, नीतीश के साथ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था नीतीश का नंबर। नीतीश के पास मात्र 43 विधायक है और इसके ऊपर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वो जब भी मुख्यमंत्री बने, वो किसी बड़े पार्टी के बैसाखियों पे बने, और हमेशा उन्हें यह डर लगता था। जब बीजेपी के साथ थे तो वो बार बार कहते थे कि बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ रही है, बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ रही है। वो आरजेडी के साथ गए। जब आरजेडी के साथ गए तो आरजेडी का डर किसने दिखाया? क्या आरजेडी ने कोई ऐसा काम किया? क्या आरजेडी ने कोई ऐसा हमला किया? क्या आरजेडी ने किसी नीतीश की बात को मना किया? सब बातें आरजेडी और तेजस्वी खासकर मैच्योरिटी के साथ झेलते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात आई कहां से कि लल्लन अलग हो जाएंगे, लल्लन को अध्यक्ष पद से निकाला जाएगा? ये बात आई कहां से? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जो कान भर रहा है लगातार। ये कान भरने वाले किसके पेरोल पे थे? ये कान भरने वालों को क्या मिलने वाला है? जो जनता दल यूनाइटेड के साथ है, वो ईडी की गारंटी किस हिसाब से ले रहे थे? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब धीरे धीरे परत खुलेंगे और फिर पता पड़ेगा कि कौन लोग है कि जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे नीतीश के साथ रह के। टाइगर आ रहा हूं। अभिषेक, आप तो खुली किताब की तरह बिहार को समझते हैं, चाहे लालू हो चाहे नीतीश हो। मैं सीधे आज पहली बाउंसर इस मैच की, मुझे लगता है छक्का मारेंगे आप इस पर। ये जो दो लोग हैं जिनका जिक्र टाइगर ने कर रहे हैं, मैं चाहता हूं टाइगर ने जो जिक्र किया लायन की तरह जवाब दीजिए। क्या ये दो लोग जो बरगला रहे थे, जो बीजेपी में कहीं ना कहीं थे, मैं नाम ले रहा हूं, क्या ये संजय झा हो सकते हैं? क्या ये अशोक चौधरी हो सकते हैं? क्या ये दो लोग थे जिनको कहीं ना कहीं लल्लन सिंह का कैंप आज हिकारत से देख रहा है, जिसकी चर्चा आज जिसकी तारीख में तेजस्वी के कैंप में हो रही है कि संजय झा और अशोक चौधरी, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे नीतीश को कंफ्यूज कर दिया? दीपक जी,
ललन सिंह का कैंप हिकारत से नहीं देख रहा। कैंप की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार यदि बीजेपी के साथ जाते हैं, जो खबरें चल रही हैं, यदि वो सच है तो पूरा देश इन दोनों को हिकारत की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि पूरे देश में मोमेंटम नीतीश कुमार की वजह से बना था। और ये बात लगभग तय मानिए कि पीएम कैंडिडेट घोषित होते या नहीं होते, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते, और बहुत ज्यादा संभावना थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते। बिहार की बात छोड़ दीजिए, ललन सिंह कैंप की बात छोड़ दीजिए, संजय झा होते कौन है, अशोक चौधरी होते कौन है, विधान परिषद के सहारे जीत कर आते हैं। विधानसभा चुनाव अपने बूते, जमानत नहीं बचेगी इन दोनों की, और ये लोकसभा जाना चाहते हैं। अशोक चौधरी एक रिजर्व सीट से, जमुई से, जहां से चिराग पासवान है, वहां से जाना चाहते हैं, और उनको वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर से ज्यादा इस बात का डर है कि जिस प्रकार से उनकी छवि बनी है कि वो एंटी आरजेडी है, यादव वोट उन्हें नहीं मिलेंगे, वो भाजपा के साथ ले जाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, मोहन भागवत की बात की कि जिस परिवार में उनकी शादी हुई, मोहन भागवत आए, उनकी बेटी की या बेटे की शादी हुई हो। सवाल ये नहीं है कि मोहन भागवत आए या नहीं आए, सवाल ये है कि आज की तारीख में लगातार बयान अशोक चौधरी दे रहे थे, संजय झा बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन संजय झा क्या कर रहे थे दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली से लेकर मुंबई तक, बैंगलोर तक, संजय झा क्या कर रहे थे सबको पता है। संजय झा एक तरह से ठेका लिए हुए थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनाए जाए। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनाए जाए, इसके लिए संजय झा जैसे व्यक्ति का चुनाव नीतीश कुमार ने किया। पहला फेल्योर नीतीश कुमार का यही था कि अपने दूत के तौर पर संजय झा का इस्तेमाल किया। दूत के तौर पर आपको क्या लगता है हल्के लोग इस्तेमाल होते हैं क्या? नरसिम्हा राव ने तो बेनजीर भुट्टो को मात देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दूत का जेनेवा में इस्तेमाल किया था। आपने कहां सुना कि दूत के तौर पर संजय झा और अशोक चौधरी? संजय झा मेरे ख्याल ये वही संजय झा हैं जो अरुण जेटली के साथ कभी जुड़े थे, या राजीव प्रताप रूडी के साथ जुड़े थे? कुछ इसकी बैकग्राउंड मैं बता देता हूं पूरी बात आपको। नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे तो 22 नंबर अकबर रोड का बंगला है, आप देखे होंगे, स्पीकर के बंगले के बगल में दिल्ली में, लोकसभा अध्यक्ष के बगल में, वो बंगला नीतीश कुमार को अलॉट हुआ था। और उस बंगले पर एक तरह से राजीव प्रताप रूडी के साथ काम कर चुके संजय झा कहीं ना कहीं लगे हुए थे। राजीव प्रताप रूडी विधायक थे, सांसद बने, नीतीश कुमार से आज भी उनके अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। और राजीव प्रताप रूडी के बाद ये अरुण जेटली के करीब गए। तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अरुण जेटली, नीतीश कुमार, लालू यादव, सुषमा स्वराज, ये सब छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और छात्र नेता हुआ करते थे 70s में, जेपी मूवमेंट में। तो इनकी एक ट्यूनिंग थी, उस ट्यूनिंग का इस्तेमाल कर अरुण जेटली के माध्यम से ये नीतीश कुमार तक पहुंचे। नीतीश कुमार को कोइंसिडेंटली आप देखें संयोग मंत्रालय में आपका अभिषेक ये कहना है कि संजय झा जो जिनके तार बीजेपी से जुड़े हैं, जो ज्यादातर दिल्ली आते जाते रहते थे, अगर संजय झा की जगह ललन सिंह अगर साथ में होते नीतीश के, तो आज नीतीश गठबंधन ना छोड़ते, इंडिया ना छोड़ते, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार नहीं छोड़ते, क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए ना, संजय झा जो कर रहे हैं, संजय झा कौन है आपको याद होगी 6 या 7 अगस्त की या 5 अगस्त की ललन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 की, जब उन्होंने आरसीपी सिंह की कथित प्रॉपर्टी के ऊपर एक श्वेत पत्र की तरह लेकर के आए थे और मीडिया के सामने कहा था कि वो 4 लोग जो बीजेपी के पास लेकर के नीतीश कुमार को 2017 में गए थे, उन्होंने यहां तक कहा था कि एक बगल में बैठे हुए हैं संजय झा जी, ये भी थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कटिंग आप निकाल करके यूट्यूब से देख सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का नाम लिया था। ऑपरेशन नीतीश मैं समझ रहा हूं, उसकी परतें बड़ी आसानी से आपने खोल दी। टाइगर, आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो पूरी देश की राजनीति देखते हो, कभी आप महाराष्ट्र में रहते हो, कभी आप राजस्थान में चले जाते हो, कभी आप मुझे गोरखपुर में दिखते हो, योगी जी के मठ के चारों तरफ दिखते हैं, कभी आप फिर दिल्ली आ जाते हैं, फिर आप बिहार होते हैं। आप तो पूरा देश देख रहे हैं, देश की पल्स देख रहे हैं, सब कुछ समझते हैं, सारी पर्दे के पीछे की कहानी समझते हैं। टाइगर, जिस दिन ललन सिंह को निकाला गया था अध्यक्ष की कुर्सी से, जिस दिन ललन सिंह हटे थे और उस कुर्सी पे नीतीश कुमार बैठ गए थे, क्या उसी दिन आपको शक हो गया था कि खेला होने जा रहा है, गुजरात लॉबी कामयाब हो गई? बिल्कुल, गुजरात लॉबी कामयाब हो गई, ये उसी दिन लग रहा था। लेकिन एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिस बेरर से जो बहुत नजदीक थे नीतीश के, उनके साथ मैं, आप और अभिषेक, हम तीनों मिले, याद होगा आपको। और तीनों मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक प्रस्ताव हमने बनाया वो बीजेपी के खिलाफ इतना कड़ा है कि वो प्रस्ताव पढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे बीजेपी के पास जाएंगे। फिर उन्होंने एक बात कही थी
क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि जो ऑफिस बेरर्स होंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और लल्लन सिंह को चुनाव लड़ना है, इसलिए उनको जाना चाहिए था। लेकिन ये हमने एक ऑर्डिनरी केस के तहत इसको लिया था। लेकिन अब जिस हिसाब से घटनाक्रम बन रहा है, उस घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। और दूसरी बात, ये जो संजय झा है, ये नेता नहीं है, ये पावर। तो आप उसके किचन कैबिनेट में एंट्री कर जाते हो, और जब किचन कैबिनेट में एंट्री कर जाते हो तब आप ये भी देखते हो कि इस नेता को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। उस इन्फ्लुएंस वाले टीम को या तो आप अपने कब्जे में लेते हो या नेता से दूर करते हो। लल्लन सिंह कब्जे में आने वाले नहीं थे, तो इन्होंने लल्लन सिंह को दूर किया, और जो बाकी कब्जे में आने वाले थे वो कब्जे में आ गए। जैसा कभी बताया, चौधरी का अपना इंटरेस्ट है। लल्लन सिंह के जो तो कुल रिश्ते मिला थे, के लल्लन सिंह के जो रिश्ते थे वो दिल के रिश्ते थे, आत्मा के रिश्ते थे। इट वाज अ फ्रेंडशिप देखिए ऑफ सोल। दीपक भाई, और मुझे लगता है नीतीश कि के वो साथ जो well-wisher पुराने थे। दिनों से जुड़े हुए लोग हैं, नीतीश के साथ जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, मैं आज भी बताता हूं आपको, नीतीश के साथ ऐसे कई नाम गिनवा सकता हूं मैं बड़े बड़े, कि जो लोग नीतीश बीजेपी जाने के बाद नीतीश जी अलग हो गए, और नीतीश जी ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो वो लोग फिर नीतीश के पास आ गए, ये बोलने के लिए कि साहब हम कहीं नहीं गए, हम सिर्फ आपके लिए रुके थे, आप बीजेपी छोड़ गए, हम आपके साथ हैं। तो नीतीश का एक है व्यक्तिगत, क्योंकि इन्होंने बोला एक छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं सर। अभिषेक से पूछना चाह रहा हूं, अभिषेक अब आपको क्या लगता है? चलिए, अब आज तक में एबीपी में सारे चैनल्स में खबर चल गई कि 28 तारीख को नीतीश शपथ ले सकते हैं, सुशील मोदी हो सकते हैं, उधर मोदी मीटिंग कर रहे हैं। चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। क्या आपको लगता है कि अभी भी, क्योंकि किसी ने कैमरे पर तो बोला नहीं अभी तक, आज की तारीख में, आज के वक्त तक, ना ही नीतीश कुमार ने कहा कि हम जा रहे हैं, ना केसी त्यागी ने कहा जो प्रवक्ता है, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई खबर आई कि वाकई बातचीत है, ना ही कोई हमने आंखों से ऐसी मीटिंग देखी कि अमित शाह की यहाँ मीटिंग चल रही है जहां पर नीतीश का कोई नुमाइंदा मिलने जा रहा है, या सम्राट चौधरी है वो नीतीश कुमार के घर जा रहे हैं। तो ना कोई मीटिंग है, ना कोई लीड है, ना कोई कागज है, ना कोई बयान है जो ये बता सके कि नीतीश कुमार वाकई 28 तारीख को शपथ ले रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आज की तारीख में अगर कुछ बात बिगड़ती, क्या आपको लगता है देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न और देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? क्या नीतीश कुमार अभी भी फैसला बदल सकते हैं, या अब ये फैसला नहीं बदलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार फैसला बदलेंगे या फैसला ले चुके हैं, इस पर हमें कुछ कहना चाहिए, इसलिए कि किसी भी पार्टी ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर मीडिया में चल रही खबरें सही हैं और जो हम लोगों के पास जानकारी आ रही है वो यही है कि नीतीश कुमार अब भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है। ये ब्रेकिंग पॉइंट कहां से खड़ा हो रहा है? ये ब्रेकिंग पॉइंट वही है कि विधानसभा, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं इस विधानसभा को कंटिन्यू करना, और इस विधानसभा को भंग करना, भले ही साथ में चुनाव हो या ना हो, 2 महीने बाद ही हो लोकसभा के चुनाव, लेकिन इस विधानसभा को जितनी जल्दी विसर्जित कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, वो चाहते हैं। क्या और लालू परिवार, लालू यादव की पार्टी में उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा बदल सकते हैं? फैसले की बात जहां तक है, अब भी जेडीयू कैंप के लोगों को और राजद के भी, ऐसा नहीं है कि जेडीयू, आरजेडी के लोगों को भी लगता है कि 2 लोग इस देश में है जो सीधे सीधे अभी भी 10-12 घंटे का वक्त है, अभी भी मना सकते हैं लालू यादव को। कौन है वो 2 लोग? सीताराम येचुरी और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी और लालू यादव की ट्यूनिंग क्या है उसका अंदाजा आपको है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी को यह कहना कि जल्दी से शादी कर लीजिए, इस तरह की बात ट्यूनिंग की तरफ इशारा करती है, जो मटन बनाने के दरमियान भी दिखी थी और पटना की बैठक में भी दिखी थी। सीताराम येचुरी को आज की तारीख में आप इस गठबंधन का हरकिशन सिंह सुरजीत कह सकते हैं, बिना किसी पद के सबसे बड़े आर्किटेक्ट। और इन 2 लोगों का लालू यादव को मना पाने में एक बहुत बड़ी भूमिका है, और मना सकते हैं, सब लोग मान रहे हैं। क्या राजद, क्या जेडीयू, क्या कांग्रेस, इवन बीजेपी के भी जो लोग हैं वो चाह रहे हैं, वो चाह नहीं रहे। मैं आपके क्वेश्चन को, आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं दोस्तों के लिए। आपका ये कहना है कि सीताराम येचुरी वामपंथी लीडर और सोनिया गांधी अगर लालू को फोन करती हैं और कहती हैं कि भाई नीतीश की आप बात मान जाइए, विधानसभा भंग कर लीजिए, चुनाव करा लीजिए, तो बात बन सकती है। क्या नीतीश जो है, क्या नीतीश को कोई समझा सकता है? टाइगर, क्या नीतीश को इस स्टेज पे अब समझाया जा सकता है? नहीं, नीतीश को समझाया नहीं जा सकता। और जो लोग नीतीश के बहुत करीबी है, वो लोग इतने कंफ्यूज्ड है, वो कहते हैं कि नीतीश जी के बिहेवियर और पैटर्न से
हमें अब चिंता होने लगी है। नीतीश जी जो अनसर्टेनिटी के माहौल में पूरे पार्टी को ढकले हुए हैं और हम सब भी अनसर्टन हैं। दूसरी ओर जब हम बार बार ये बात कर रहे हैं, बीजेपी भी एक पक्ष है इसमें, पार्टी है इसमें, भाजपा में भी इस बात का बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि क्या नीतीश एसेट होंगे या लायबिलिटी। सवाल वो है जी, नीतीश यदि बिहार में लायबिलिटी बन के आए तो फिर क्या करेंगे? जी मैं आ रहा हूं। अभिषेक, एक सवाल ये आ रहा है जो अभी टाइगर ने कहा, बड़ी बात टाइगर ने कही और एक बड़ा सुराग दिया हमें कि बीजेपी में भी दो फाड़ है, एक तरह से डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि नीतीश काफी अनिश्चित है, उनके जो फैसले हैं बड़े अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस ले रहे हैं, एक ऐसे डिसीजंस जिसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि अगला दांव नीतीश का क्या होगा। नीतीश एक ऐसे स्टेज पर है, इसलिए अमित शाह बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। अमित शाह ये कहते हैं विचार आएगा, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, देखेंगे। अमित शाह बहुत उत्साहित नहीं है। इधर अमित शाह थोड़ा सा बिहार भी कम जा रहे, पहले बहुत जा रहे। ये पूरा का पूरा स्टेट मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में नंबर 2 हैं, डिप्टी लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हरिवंश जी जो नीतीश जी के आदमी, वो मोदी जी के टच में है सीधे। मोदी जी ने ये सारा असाइनमेंट अपने हाथ में ले रखा है। क्या मोदी गलती करने जा रहे हैं और अमित शाह सही है कि भाई मत लो, नीतीश कुमार कहीं लायबिलिटी ना बन जाए, क्योंकि जग हसाई होगी, क्योंकि अभी तक देखिए जी दीपक जी, जग हसाई होगी या नहीं होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी की छवि पर भी असर पड़ेगा और नीतीश कुमार की छवि पूरी तरह से जो बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने, चाहे कांग्रेस भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो, अगर दो दिनों के एपिसोड को छोड़ दे तो नीतीश कुमार ही एक सर्वमान्य चेहरे दिखते हैं। उनकी राजनीति कमोबेश खत्म हो जाएगी, बस वो एक मुख्यमंत्री जितने दिनों तक रह गए उतने दिनों के चेहरे होंगे। हाँ, उनके आसपास जो दो लोगों का नाम ले रहे हैं, इन दोनों को का अच्छा प्लेसमेंट बीजेपी में भविष्य में हो जाएगा। एक एहसान के बदले में नारायण राणे की तरह प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन आप जिस जगह हसाई की बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी का कैडर कितना कंफ्यूज है, जरा सोचिए। कल तक वो बीजेपी के प्रवक्ताओं की बेबसी आप टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। कल तक वो नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहते थे, अब उन्हें त्यागी पुरुष बताना पड़ रहा है। जनता के बीच वो क्या करेंगे, जनता के बीच क्या बताएंगे। और आज मैंने सोशल मीडिया में देखा, और उसके ठीक पहले मुझे एक सोशल मीडिया वाली बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बिहार बीजेपी के एक नेता से मेरी बात हुई। बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे, चर्चा है टिकट भी कट जाएगा, छात्र आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता दरअसल विधानसभा चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष को कभी नहीं चुनती है, सत्ता पक्ष अस्थायी है, परमानेंट है। यहां जनता विपक्ष का चुनाव हर चुनाव में कर रही है, और जनता जिसे विपक्ष बनाती है वो कब सत्ता पक्ष हो जाए, कब विपक्ष हो जाए। तो नीतीश कुमार पर जितने लोग एतबार करने से घबराएंगे, उससे ज्यादा लोग बीजेपी पर घबराएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आपके लिए नीतीश कुमार के बिना आपकी नैया पार नहीं लगेगी। पूरे देश में यही मैसेज जा रहा है, यानी बीजेपी लूट पिट गई है जनाधार के मामले में, यह मैसेज जा रहा है। आप सोच लीजिए कि किन परिस्थितियों में कल को योगी आदित्यनाथ बार्गेन करेंगे नरेंद्र मोदी से, कल को ओम प्रकाश राजभर भी सर पे चढ़ के बार्गेन करेंगे, संजय निषाद भी करेंगे, चिराग पासवान अलग रूट के बैठे हैं। ये हालात है बीजेपी में। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि वाला, सादगी वाला आदमी, जिसने अपने बेटे को कभी आगे नहीं बढ़ाया, जिसने अपने लिए एक अदद मकान नहीं खरीदा है, एक ऐसा आदमी राजनीति में निष्कलंक, जिसके घर पे ईडी पहुंचने में घबराती हो, जिसके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई करप्शन की, एक ऐसा आदमी अपने कैरियर के पीक पर, चरम पर, जब वो एवरेस्ट चढ़ने जा रहा था, उनके साथ आपको लगता है नीतीश के साथ धोखा हो गया, या आप कहेंगे कि एक सैड एंड टू अ वेरी ब्राइट कैरियर ऑफ अ पॉलिटिशियन? नीतीश कुमार अलग अगर फिर से मोदी जी के साथ जाते हैं, पलटी मार के, मतलब लंगूर भी इतनी पलटियां नहीं मारता है जितनी अब हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी अगर वाकई वो फिर से मोदी जी के साथ चले जाते? देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति वैसी ही है कि एक आदमी बहुत ईमानदार है, बहुत काम करने वाला है, जहां जाता वहां सक्सेस करता है, सब कुछ करता है, बस उसमें एक कमी है, वो झूठ बहुत बोलता है।
तो उसके सारे किए कराए पे पानी है। नीतीश कुमार की सारी आपने खूबियां गिनवाई, सवाल विश्वसनीयता का है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पहले दिन से जब वो राजनीति में आए तब से विश्वसनीयता पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन वो विश्वसनीयता लगातार पीछे का साइड पे देखा जाती थी, क्योंकि नीतीश का बाकी ईमानदार होना, बाकी चीजें और छाड़ो करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विश्वसनीयता यही एक बड़ा इशू है, और जब जीवन का सबसे बड़ा दांव वो खेलने जा रहे थे, इस देश का प्रधानमंत्री भी वो बन सकते थे, ऐसे में ये जो एपिसोड हुआ इसमें फिर दाग लग गया। अब नीतीश कुमार भले ही जाए नहीं, नीतीश कुमार यही सरकार में कंटिन्यू रहे, नीतीश कुमार साथ में लड़े, लेकिन ये 3 दिन का एपिसोड जो है, ये या तो गोदी मीडिया ने बड़ा प्लान करके खेल कर दिया, या उस प्लान में ये आ गए। ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश ने अपने पैरों पे बहुत बड़ा पत्थर मार लिया। जी जी, लास्ट कमेंट अभिषेक, लास्ट कमेंट। नीतीश कुमार, अगर सपोज करिए प्रोग्राम नीतीश कुमार देख रहे हैं, सपोज करिए, और आपको सुन रहे हैं, आपका अंतिम पैगाम क्या है नीतीश कुमार के लिए? जी, एक इंडिविजुअल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आपका पैगाम क्या होगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में बने रह गए, नरेंद्र मोदी 200 का आंकड़ा छूने नहीं जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा छूने नहीं जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए 60% इंडिया गठबंधन के लोगों की पसंद नीतीश कुमार होंगे। ये बात सच्चाई है आज की तारीख में, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो चेहरे हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक, फारूक अब्दुल्ला से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, और सीताराम येचुरी से लेकर के जो अभी इंडिया अलायंस में नहीं है, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू या जगनमोहन रेड्डी या केसीआर जो कुर्ता खींच रहे थे, ये सारे लोग नीतीश कुमार के नाम पर यदि जरूरत पड़ी तो चलिए अभिषेक, आप आए, गलती नहीं करनी चाहिए। आप आए, टाइगर आए, एक बात जो निकल के आती निष्कर्ष की, तमाम खूबियां एक इंसान में, तमाम खूबियां एक नेता के तौर पे, ईमानदारी, निष्ठा, कर्म, परफॉर्मेंस सब कुछ है, लेकिन एक बुराई जो है, जैसे दीमक लग जाए किसी पे, एक बुराई ने नीतीश कुमार की सारी अच्छाइयों को कहीं ना कहीं उस पर कलंक लगा दिया। अगर वो वाकई फिर से जाते हैं, फिर से पलटते हैं, लालू उनको पलटू राम कहते थे, अगर वाकई नीतीश कुमार फिर से मोदी जी की गोद में बैठते हैं, एक बहुत ब्राइट कैरियर पे एक बड़ा कलंक लगेगा, और शायद उनको लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। हिस्ट्री विल नेवर बी काइंड टू हिम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टाइगर। सैल्यूट टू यू अभिषेक, सैल्यूट टू यू। आपने जिस तरह से बेबाकी से बोला है, मुझे लगता है नीतीश कुमार आज आपकी आवाज सुन लें जो आपके दिल से निकली है, एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक बिहारी के तौर पर निकली है, और आप एक शुचिता की बात कर रहे हैं राजनीति में। हो सकता है नीतीश सुने, लेकिन हमें लगता है होने वाला नहीं, जैसे टाइगर करे, फिर भी चमत्कार का इंतजार करते हैं। आप दोनों लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।